नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर कवर कर रहे हैं। और आप भी क्लास 12th में हैं तो ये सेशन अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी कि जो भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे इस सेशन के थ्रू। तो ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का बनाए थे और दूसरा नाउन का। तो वो नहीं देखे हैं तो चैनल के पेज पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। या फिर हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप जाके देख सकते हैं। तो आज प्रोनाउन कवर करेंगे। अगर नाउन नहीं पढ़ेंगे तो प्रोनाउन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले नाउन और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के आइए, फिर आप ये देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तो देखिए आपके सामने है प्रोनाउन, ठीक है। आइए इसको अब देखते हैं कि क्या है इसका डिफिनेशन, इसका एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ डिटेल में। तो देखिए प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि सर्वनाम। इसका अगर डिफिनेशन का बात करें तो डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आप क्लास 12th में, और 12th वालों से डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। ये सब बस 5-6 तक ही रहता है। फिर भी आप डिफिनेशन जान लीजिए कि प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। कि ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले यूज किया जाए, यानी कि नाउन की जगह पे जो चीज़ यूज किया जा रहा है उसको सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जो संज्ञा है किसी एक वाक्य में अगर बार बार वो आने लगे तो उसको हटाने के लिए हम लोग प्रयोग किसका करेंगे? प्रोनाउन का करेंगे। क्या करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि मिसेस शुक्ला बीइंग ए गुड टीचर शी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो सी है वो क्या है? प्रोनाउन हो गया, क्योंकि मिसेस शुक्ला हम बार बार अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा? एकदम भद्दा लगेगा और इसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया गया है वही कि सुंदरता खत्म हो जाती है अगर बार बार हम नाउन का प्रयोग करेंगे, किसी नाम का बार बार प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में यह दिया गया कि जो सी है वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, क्योंकि वो मिसेस शुक्ला के जगह पे आया है। तो ये सब आप जानते होंगे कि ही किसके लिए लगता है? मेल के लिए लगता है, सी फीमेल के लिए लगता है। तो मिसेस शुक्ला, ठीक है। तो मिसेस शुक्ला के लिए सी लगा है। अगर मिस्टर शुक्ला होता तो ही लगाते। तो ही सी इतना तो आपको पता ही होगा। इतना बेसिक जानने मतलब बताएंगे तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो प्रोनाउन का देखिए, अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं कि कितने प्रकार का प्रोनाउन होता है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत आते हैं आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम। तो जल्दी से पेन पेज लेके बैठ जाइए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। तो जब आप नोट कर लेंगे, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे खुद से, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा? तो आई का ही क्या होता है? फॉर्म मी होता है। वी का अस होता है। यू का यू हो जाता है। ही का हिम हो जाता है। सी का हर हो जाता है। इट, दे, देम, ये सब क्या हो जाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएंगे। सेकंड है पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। तो इसमें मान लीजिए कि आप किसी चीज़ पे अधिकार जता रहे हैं कि ये मेरा है, ठीक है। तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। ये मेरा है, हमारा है, उसका है, इसका है, ठीक है। किसी चीज़ पे आप अपना अधिकार जमा रहे हैं तो उसके लिए ये सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे माइन हो गया, ठीक है। आई के साथ माइन का प्रयोग किया जाता है। आवर्स हो गया, आवर के साथ योर के साथ योर्स हो जाएगा। ही के साथ हिज हो जाएगा। सी के साथ हर्स हो जाएगा, या फिर दे के साथ देयर्स हो जाएगा। यानी कि जो सेंटेंस दे से शुरू होगा, दे का बात करेगा, उस अगर वो किसी चीज़ पे अधिकार जता रहा है तो उसके साथ देयर्स लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे आपको नोट करना है, ठीक है। बस सुनिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार नोट करके खुद से पढ़ना भी है। आप चाहेंगे कि टीचर सब कुछ बता दे तो कुछ नहीं होगा, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तो सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनेस्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक, ठीक है। मान लीजिए किसी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जैसे दिस हो गया, यानी कि यह। मान लीजिए कि बोलेंगे यह मेरा पेन है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि यह मेरा पेन है, तो उस पेन की तरफ आप इशारा करेंगे। तो दिस मतलब क्या हो गया कि आप इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं किसी चीज़ की तरफ। डेट मतलब होता है वह, यानी कि मान लीजिए कि कोई चीज़ थोड़ा सा आपसे दूर पे रखा गया तो क्या बोलेंगे कि वह मेरा, जैसे आप क्लास में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वह मेरा जगह है, वहाँ पे कोई नहीं बैठेगा, तो बोलते हैं ना। तो डेट के लिए क्या हो गया? वह हो गया। दीज, दो, यानी ये सब क्या हो गया? डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो समझ में आ रहा होगा पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोनेस्ट्रेटिव। तो आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की तरफ। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि व्यष्टिवाचक। क्या होता है? व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए कौन कौन सा आता है। तो ईच आता है, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ नंबर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। क्या होता है? पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है? ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। इसमें यही आता है, ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के लिए
नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम इसका मीनिंग होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इसमें देखिए क्या क्या आएगा, माई सेल्फ आएगा, आवर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये सब, और वन सेल्फ, ये सब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गए। तो आपको देख के पहचान लेना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि जब आप इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो उसमें ऐसा नहीं हो कि अगर आपके सामने कोई प्रोनाउन आया तो उसका नाम याद नहीं आएगा कि हाँ ये किस टाइप में है, कौन सा प्रकार का है। फिर अगर उस टाइम अगर याद नहीं आएगा तो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। और ठीक से याद नहीं करेंगे तो बोर्ड में जाके तो आप वहाँ पे गलत कर देंगे। तो अभी से अच्छा से पढ़ना, भी बहुत टाइम है। जो आपका मेन कोर सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके लिए बस आप डेली 2 घंटा निकालिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। अभी से मतलब क्योंकि आपके पास अब टाइम कम है, तो 2 घंटा निकालिए, 1 घंटा पढ़िए, लेक्चर देखिए, और 1 घंटा उसके बाद क्या कीजिए कि खुद से इसको याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो देखिएगा आपका क्वेश्चन धराधर बनेगा। तो नेक्स्ट क्या है, इम्फेक्टिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। क्या है? इम्फेक्टिक, इम्फेक्टिक बोल सकते हैं इसको, या फिर इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, दोनों बोल सकते हैं। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, दबाव सूचक सर्वनाम, यानी कि जो किसी चीज़ पे दबाव डाले, जोर डाले, उसको क्या बोलेंगे, इम्फेटिक। यानी कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए किया जाता है तब ये इम्फेक्टिव होता है। यानी कि किसी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट क्या होता है, जो मतलब कोई काम करता है उसको कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट। तो जब उस पर दबाव डालने के लिए ये सारे यूज किया जाए, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही जब किसी सब्जेक्ट पर दबाव डालने के लिए किया जाए तो उसको इम्फेक्टिव बोलते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख के कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे भी तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी वही। तो किसी सब्जेक्ट पर दबाव देने के लिए किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो दिया है कि यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? आप खुद हैं। तो आप में क्या किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है कि आप खुद हैं, ठीक है। तो आप खुद हैं मतलब क्या हो गया कि वो हो गया इम्फेटिक प्रोनाउन, समझ गए। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसका देख सकते हैं एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, ठीक है। ये सारे जो एनीथिंग, समवन, नो वन, ये सब क्या होगा, समथिंग, नथिंग, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इसको आप नोट करते चलिएगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं कि आपको इसको नोट करना है। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये नहीं कि वीडियो देख लिए बाद में नोट करेंगे, नहीं, सब कुछ साथ में आपको करना है, ठीक है। अगर साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपके लिए बता रहे हैं। और जो ये बुक हम कवर करा रहे हैं, ये बहुत जगह मतलब जो भी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे एसएससी वगैरह हो गया, तो एनडीए, सीडीएस, उसमें भी इसका ही कवर कराया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट एकदम थ्रोली दिया गया, अच्छे से समझा के हिंदी में, ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, इंडेफिनिट समझ गए। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब क्या होता है, जो रिलेट करे, मतलब जोड़े किसी को। तो संबंधवाचक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, संबंधवाचक। जैसे हु, हुम, हुज, विच, डैट, ये सब किसके लिए काम होता है, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा, हुम, ठीक है, हु हो गया, हुम हो गया, हुज, विच इत्यादि, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, मान लीजिए कि पूछते हैं ना कि ये किसका पेन है या किसका बुक है, तो उस टाइम क्या करेंगे, जो शब्द यूज होगा संज्ञा के बदले, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम उसको बोलते हैं। तो आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये जो यहाँ पे आपके सामने जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को आपको याद रखना है। आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और आप ये बॉक्स का फॉर्मेट सेम टू सेम बना लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से बाद में बना लेंगे। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, बाद में इसका बॉक्स बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे पर्सन का बात हो रहा है। तो एक होता है पर्सन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी काम करता है तो 3 पर्सन मिलके करते हैं, या तो आप खुद कर रहे हैं, या फिर आपके बगल में जो है वो कर रहा है, या फिर और भी कोई तीसरा पर्सन कर रहा है। तो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे सिंगुलर फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। तो सिंगुलर में देखिए सब्जेक्ट के रूप में आई आता है, जबकि ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। और ये जो माई होता है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और माइन क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाता है। इसी तरह प्लूरल के रूप में अगर बात करें तो प्लूरल मतलब बहुवचन, तो बहुवचन में वी हो जाएगा, ठीक है। वी मतलब हम हो गए, तो हम में 2 से अधिक हो सकता है, ठीक है।
अस इसका ऑब्जेक्ट हो गया, आवर और आवर्स इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों आता है। तो सिंगुलर प्लूरल में यू आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, जो दोनों के लिए यूज हो सके, सिंगुलर और प्लूरल। तो बस यू योर और योर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में देखिए क्या दिया गया है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो सिंगुलर होता है उसमें क्या आता है, तो ही सी इट आता है, क्या आता है, ही सी इट। और इसका ऑब्जेक्ट ही, सी के बदले हर आता है, ही के बदले हिम आता है और इट के बदले इट आ जाएगा। तो ये तीनों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमेशा ही जो ऑब्जेक्ट होता है ही का हिज हो जाएगा, सी का हिम होगा और इट का इट ही रहेगा। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या दिया गया, हर हिज इट्स। देखिए यहाँ पे हर हिज इट्स दे दिया गया है, मतलब सी का हर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा और इट का इट्स हो जाएगा। जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स और हिज हो जाएगा। इसमें हर्स और हिज आएगा, इट्स नहीं होगा, ठीक है, इससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर देख लिए। अब प्लूरल का बात करते हैं। तो अब प्लूरल में दे आता है, यानी कि वे लोग। दे मतलब क्या होता है, वे लोग, यानी कि प्लूरल हो गया, इसमें बहुत लोगों का बात हो रहा है, जो बहुवचन हो गया। तो इसका ऑब्जेक्ट देम होता है, जबकि इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर, और देयर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये बॉक्स आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पर्सन का बात किया जा रहा है, और जो पर्सन में क्या हो गया, सिंगुलर, और जो सिंगुलर कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं, और कौन सा ऐसा होता है जो दोनों के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पे यू है, ठीक है, यानी कि यू में हम ये भी तो बोल सकते हैं तुम दोनों, तो यू बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हैं। तो सिर्फ आपको बोल रहे हैं, और अगर आपके साथ कोई आपकी फ्रेंड है तो या आपका दोस्त है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे तो तो यू ही यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि आप दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे इतना चीज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके आगे की तरफ थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं कि देखिए अब सभी प्रकार के प्रोनाउन को विस्तार में देखते हैं। तो पूरा विस्तार में अब देखते हैं, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के। अगर कोई काम हो तो पहले वीडियो पॉज करके छोड़ दीजिए, काम कर लीजिएगा, फिर इसको आराम से देखिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो में देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पर्सनल प्रोनाउन, जो पहला हम देखे थे। तो इसमें तीन चीज़ आता है। एक केस में कौन कौन सा आता है, आई, सी, देवी, और ये क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, ठीक है, जैसे मी, हर, देम, अस हो जाएगा, ठीक है। आई का मी होता है, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, जबकि वी का अस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ही का हिम हो जाएगा, ईट का ईट हो जाएगा और यू का यू हो जाएगा। तो ये सारे बॉक्स आपको बना के याद करना है, ठीक है, बना लीजिएगा। अब रूल देखते हैं, कुछ नियम, ठीक है, नियम से ही सारा क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि 12th में नियम पे जो रूल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। आप देख लीजिए, आप अपना बुक निकाल के, जो भी आप गाइड यूज कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है कि किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। मान लीजिए कि कोई वर्ब क्या होता है, जो काम हम कर रहे हैं उसके पहले अगर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो कौन सा केस हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो वो नॉमिनेटिव के केस में होता है अगर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और जब हम वर्ब के बाद प्रोनाउन का प्रयोग करें तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो आपको ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या है, तो आइए सेंटेंस के थ्रू कवर करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे आई टीच हिम, जैसे मैं उसको पढ़ाया, ठीक है, मैं उसको पढ़ाता हूँ, ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई टीच हिम। तो यहाँ पे जो आई है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो कोई काम करता है। और टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो टीच क्या हो गया, पढ़ाना, और पढ़ाना क्या होता है, वर्ब। अगर कोई मीनिंग है उसका हिंदी के लास्ट में ना आ रहा है और वो कोई काम से रिलेटेड हो तो वो नाउन हो, सॉरी, वो वर्ब हो जाता है। तो टीच मतलब पढ़ाना, देखिए लास्ट में आ रहा है क्या, ना आ रहा है, ठीक है। तो पढ़ाना, खाना, तैरना, जो भी होता है, जो क्रिया ज़्यादातर लास्ट में ना ही आता है। अब यहाँ पे हिम का बात करें तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हम पहले क्या बताए थे कि जो प्रोनाउन वर्ब के पहले आए, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन क्या है, आई है, और आई किसके पहले आ रहा है। जैसे मैं अपना जो यहाँ पे कोई नाम लिखा होता तो नाम तो संज्ञा हो जाता है, लेकिन उस नाम के बदले क्या लगा गया है, आई लगाया गया, और ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट किसके पहले है, वर्ब के पहले, तो इसलिए क्या हो गया, ये नॉमिनेटिव केस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस इधर आपके इधर है, तो इसको थोड़ा सा इधर ला लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही इज़ टॉट बाय मी। तो यहाँ पे देखिए, जब आप मतलब जब सब सेंटेंस वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको हम क्या कराएंगे, वॉइस, ठीक है। और ये वॉइस में दिया गया है कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस था ये, और इसको पैसिव जब बनाया गया तो ये उसको बाद में भेज दिया गया, किसको, तो प्रोनाउन को। किसके बाद में, तो वर्ब के बाद में। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ही इज़ टॉट बाय मी। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, ही भी प्रोनाउन हो गया,
और वो किसके द्वारा टॉट किया गया, ही इज टॉट, तो टॉट के बाद क्या लगा है, प्रोनाउन बना है, ठीक है। यानी कि ये पैसिव, सॉरी यहाँ पे ये प्रोनाउन के पहले ही आ रहा है, ठीक है, किसके आ रहा है, पहले आ रहा है, ठीक है। और ये जो मी है ये भी तो प्रोनाउन है, तो ये बाद में भी आ रहा है, तो यहाँ दोनों आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, पैसिव हो गया। तो समझ गए होंगे कि ही इज टॉट बाय मी, यानी कि ये पैसिव हो गया, ठीक है। और ये पैसिव वॉइस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस का बात कर रहा है। तो पहला रूल समझ में आ गया कि सेंटेंस में अगर वर्ब के पहले प्रोनाउन हो तो नॉमिनेटिव केस हो जाता है, और वर्ब के बाद प्रोनाउन हो तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मतलब एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी हो गया, और सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो और किसी बुरी बात का आभास ना हो तो उन्हें 2-3-1 यानी कि 231 के क्रम में लगाते हैं, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और अंत में पहला पर्सन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि 231 वाला रूल आपको याद रखना है कि 231 वाला रूल कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आप बात बोल रहे हैं और उसमें निगेटिव सेंस नहीं हो, ठीक है, बुरी बात नहीं हो, तो उसके लिए 231 लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है कि देखिए, मतलब कह क्या रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। एक कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में 3 आदमी का अगर मतलब 3 प्रोनाउन आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम उसमें 231 रूल तब लगाएंगे जब उसमें किसी बुरी बात का आभास ना हो, यानी कि उसमें निगेटिव सेंस नहीं निकले। जैसे मान लीजिए कि यू, पहले जो आपके बगल में है उसका रिस्पेक्ट करेंगे, यानी कि उसको यूज करेंगे, यानी कि यू बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे जो आपके पास नहीं हो, मतलब आप लोग के पास नहीं हो, तीसरा पर्सन जो थर्ड पर्सन है ही हो गया, ठीक है। तो और उसके बाद आप अपने आप को बोलेंगे कि यू, ही एंड आई शेल स्टडी फॉर द एग्जाम, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, तुम, वह और मैं एग्जाम के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज करेंगे। तो आपको 231 रूल याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया है, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। देखिए, पहले किसको बोलेंगे, मान लीजिए कि कोई सेकंड पर्सन नहीं है तो सिर्फ थर्ड पर्सन है, तो वहाँ पे हम पहले थर्ड पर्सन को बोलेंगे, कि पहले उसको बोलेंगे तब अपने आप को बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव सेंस में ये चीज़ यूज करना है। अगर निगेटिव में है तो उसका अलग रूल है, वो हम आपको बता देंगे। तो उसको 123 के क्रम में लगाना है, जिसमें निगेटिव सेंस निकले तो उसका भी सेंटेंस के साथ कराते हैं। पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया गया है कि यू एंड ही हैव डन ए ग्रेट जॉब, जैसे कि तुम और उसने मिल के क्या किया, बहुत अच्छा जॉब किया, बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह हम क्या बोले करेंगे, 231 का रूल लगाएंगे, ठीक है। किसका, कौन सा रूल लगाएंगे, 231 का मतलब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, यहाँ पे एक मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे आई भी हो गया, ठीक है, कौन सा पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन। दूसरा का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, जैसे यू उसमें आता है। और तीसरा का मतलब होता है थर्ड पर्सन, किसका, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 का मतलब वही हो गया कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड रूल क्या कहता है कि एक ही वाक्य में अगर बहुत सारे प्रोनाउन का प्रयोग हो और जब उसमें कोई दोष स्वीकार किया गया हो, यानी कि उसमें आपसे कोई गलती हो गया और तब वो सेंटेंस आप बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे प्रोनाउन यूज किए गए हो, तो उसको 123 क्रम में लगाएंगे। यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, जैसे कोई गलती हो गया तो पहले अपने आप को बोलेंगे कि मेरे, मैं और तुम और राम ने, मान लीजिए कि कोई राम हो गया और तुम हो गए और मैं हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि मैं, तुम और राम ने मिलकर गोली चलाई, ठीक है। तो इस तरह हम क्या बोलेंगे कि ये थोड़ा सा डेंजरस सेंटेंस नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस सेंटेंस के लिए बता रहे हैं कि 123 का रूल लगेगा, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल भी आगे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि जैसे आई, यू एंड ही हैव मेड ए ब्लंडर, जैसे मैं, तुम और उसने मिलकर क्या किया, एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, ब्लंडर कर दिया, ठीक है। तो कोई गलती हो जाए वहाँ पे 123 रूल लगाना है। गलती में कौन सा लगाना है, 123, और जो अच्छा चीज़ के लिए तो क्या करेंगे, 231 लगाएंगे। जो पहले सेकेंड, यानी कि जो आपके बगल में उसका रेस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद तीसरे वाले का जो नहीं है यहाँ पे, और जो आपके पास, और उसके बाद अपना करेंगे। और गलती होगा तो पहले आप अपना गलती बताएंगे, फिर बगल वाले का, तब तीसरे वाले का, ठीक है। तो 123 का रूल को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा रूल की तरफ। चौथा रूल क्या कह रहा है, तो चौथा रूल यहाँ पे दिया गया है कि जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 123 के क्रम में होना चाहिए, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और तब थर्ड पर्सन। बहुवचन मतलब होता है प्लूरल फॉर्म में जब हो, जैसे दिया गया है वी, यू एंड दे शुड नॉट नाउ लेट डाउन टू वर्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे लगाया गया, तो 123 के क्रम में लगाया गया है। पहले फर्स्ट पर्सन है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड है और थर्ड पर्सन है। तो ये कब लगाया जाएगा कि जब बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट रूल है 5वां, लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट एंड परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है कि जब भी आपको सेंटेंस में ये सारे वर्ड दिख जाएं, जैसे कि लेट हो गया, लाइक हो गया, बिटवीन हो गया, बट हो गया और एक्सेप्ट हो गया और प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे आप देख सकते हैं कि मी हो गया, हर हो गया, मी, हिम, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो समझ गया ना कि ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन होगा उसका यूज करेंगे। यहाँ पे रूल दिया गया है 6ठा नंबर। तो 6ठा रूल है, यदि नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद एज या फिर देन है तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या दिया है कि ही इज एज फास्ट एज, तो यहाँ पे क्या किया गया, फास्ट, यहाँ पे ही इज एज फास्ट एज, तो नॉमिनेट आई दिया गया, ठीक है। तो जो एज फास्ट एज आई दिया गया, अगर मी यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा, आई होगा, यानी कि नॉमिनेटिव केस लगेगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में तो अंतर बता ही दिए थे ऑलरेडी, तो एग्जाम्पल भी बता दिए। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या है, 7वां नंबर क्या बोल रहा है। तो 7वां नंबर रूल क्या कह रहा है कि देखिए, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। जैसे कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम इट कर रहा हो, कौन कर रहा हो, इट, ठीक है, ये वाला इट, IT, और उसके बाद क्या हो कि बी हो तो किसी फॉर्म का प्रयोग, मतलब बी के किसी भी फॉर्म का हो, ठीक है, बी के किसी भी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है, एम टू ब्लेम, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि आई का प्रयोग किया गया है और आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो समझ गए होंगे ये रूल 7वां। बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ इट। ईट का प्रयोग कहाँ करते हैं ये जान लीजिए, क्योंकि बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हुए कि सर ही सी का तो समझ गया कि ही जो मतलब मेल के लिए लगता है, जो पुरुष होते हैं, सी लगता है फीमेल के लिए, लेकिन ईट का प्रयोग कहाँ होता है तो वो जान लेते हैं कि ईट का प्रयोग कोई जानवर हो गया, ठीक है, कोई निर्जीव पदार्थ हो गया। जैसे बुक का अगर यूज करेंगे तो मतलब बुक का अगर बात करेंगे तो बुक में हम ईट यूज करेंगे, ना कि ही या सी, क्योंकि हम नहीं जान सकते कि वो मेल है या फीमेल। किसी देश का बात करें या कोई छोटा बच्चा हो, ठीक है, शिशु हो जो गोद में हो, तो उसके लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं। और मतलब ईट का बहुवचन दे होता है, अगर इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाए ईट का, ये सिंगुलर है तो प्लूरल के इसके बदले इट्स नहीं हो जाएगा, दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि बहुत लोगों से ये गलती हो जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जैसे एग्जाम्पल में कि अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ ए सुपर पावर। देखिए जो अमेरिका है वो क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है और ये एक देश हो गया, तो इसलिए इसके बदले क्या यूज होगा, ईट होगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे नाउन हो गया, जबकि ईट क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। तो नाउन को हटाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप डिफिनेशन पढ़े थे। ऐसे ही चलते हैं, दूसरा रूल इसका क्या होता है कि ईट का प्रयोग कोई टाइम हो, वेदर मतलब मौसम होता है, टेम्परेचर मतलब तापमान होता है, तथा डिस्टेंस यानी कि दूरी या अन्य कोई भी प्राकृतिक घटना को जब हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए इंडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस केस में ईट को इम्प्टी ईट कहा जाता है, ठीक है। तो इस केस में ईट को क्या बोला जाता है, इम्प्टी ईट। आपको ये याद रखना है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ पे कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है तो क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग। ठंडी है तो इट इज़ विंटर, इट इज़ मार्च, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ 6 o'clock, इट इज़ मंडे। इन सब में क्या हुआ, ईट का प्रयोग किया गया। तीसरा रूल क्या कर रहा है कि ईट का प्रयोग इन्फानाइट, इन्फिनेटिव, जिरंड तथा क्लाउज के बदले भी होता है। अगर इन्फिनेटिव हो, जिरंड हो और क्लाउज हो तो उसके बदले भी क्या करते हैं, ईट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू सॉल्व इट, मतलब किसी चीज़ को हल करना बहुत आसान है। इट इज़ सैड दैट वर्चू इज इट्स ऑन रिवार्ड, मतलब ऐसा कहा गया है कि जो वर्चू होता है वो क्या होता है, अपना अवार्ड होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि चौथा रूल कि इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन हो तो उस पर जोर डालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे कि उसका प्रयोग करेंगे। जैसे इट वाज ही हु मेड हिज मिस्टेक, यानी वह वही तो है जिसने गलती किया। तो यहाँ पे हम लोग जोर डाल रहे हैं कि गलती किसने किया है, तो उसी ने किया, ठीक है, वही तो है जिसने गलती किया। तो इट इज़ ही, यहाँ पे जो ही है इस पे जोर डालने के लिए क्या किया जा रहा है, इट का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो समझ गए होंगे। पांचवा रूल देखते हैं, पांचवा रूल क्या है, इट का प्रयोग फ्रेज या क्लाउज को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। अगर कोई फ्रेज या क्लाउज हो तो उसको बताने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग करेंगे। जैसे डेट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल, यानी कि कोई रिकॉर्ड है तो उसको अगर बताया जा रहा है तो उसके बारे में इट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इट इज़ प्रोबेबल डेट द रिकॉर्ड विल ब्रेक डाउन, तो देखिए यहाँ पे इसको इसके बदले जो फ्रेज है उसके बदले क्या किया जा रहा है, इट का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं कि देखिए डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट।
दिस और इट में क्या अंतर होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़िया तरीके से दिया गया इस बुक में, इसलिए हम सोचे कि इससे ही कवर करा देना है क्योंकि आपका बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए दिस और इट में क्या अंतर होता है ये जान लेते हैं। तो दिस का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का प्रयोग बोध कराने के लिए होता है, न कि ईट का। ठीक है, दिस का किस लिए प्रयोग किया जाता है कि जब कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, ठीक है, उसका नाम या पहचान या परिचय या समीपता को बताने के लिए क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है दिस इज ए बुक, दिस इज ए पेन, तो यहाँ पे किताब के बारे में दिया गया कि यह पेन है, यह बुक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या पॉइंट दिया गया है कि ईट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए होता है, ना कि दिस का। अगर कोई किसी समय का बात कर रहे हैं, किसी डिस्टेंस यानी दूरी का बात कर रहे हैं, मौसम का बात कर रहे हैं, तो इस सब के लिए का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ईट का, ना कि दिस का। अगर दिस करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही ईट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इट इज़ 10 AM, इट इज़ विंटर, इट इज़ नाइट, यानी कि समय का बोध करा रहा है, मौसम का बोध करा रहा है। तो ये सारे कौन करा रहा है, ईट करा रहा है। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। देखिए दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम दिस यहाँ पे यूज किए तो यहाँ पे जो बुक आ रहा है कि बोल सकते हैं कि दिस बुक इज माइन, यानी कि यह जो किताब है वो क्या है, मेरा है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो गया है। ईट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर हम सेंटेंस में ईट लगा दिए और उसके बाद चाहे कि हम नाउन का प्रयोग करें तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। दिस का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन के तरह इंगित करने के लिए किया जाता है जब वह नाउन समीपन हो। ठीक है, नेक्स्ट है ईट का प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव वस्तु शिशु के लिए प्रोनाउन के रूप में होता है। उसके बाद है इट इज स्प्लेंडिड मोमेंट, जैसे एग्जांपल दिया गया। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, ये हम आपको बताएं कि दिस के बाद क्या होगा, नाउन का प्रयोग हो जाएगा। यूज ऑफ प्रोनाउन ऑफ पॉजिटिव केस, जो पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है उसका प्रयोग देखिए यहाँ पे दिया गया है कि देखिए आई है, माई है, माइन है, वी, आवर, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, सी, ही, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स नहीं होगा इसका। ठीक है, ये नहीं होगा। दे, देयर्स, देयर्स, तो बस आपको एक ईट याद रखना कि उसका इट्स नहीं होता, बाकी सब में एस लगा देते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट अब इसका रूल देखते हैं कि पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है। कि अगर पॉजिटिव प्रोनाउन का हम बात करें तो नाउन के पहले उसका प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि और स्कूल वाज क्लोज फॉर 4 डे, तो यहाँ पे जो स्कूल है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है। ठीक है, तो नाउन के पहले हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जो आवर्स है, तो आवर्स क्या है, नाउन है। यहाँ पे तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन तो नाउन के पहले लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आवर लगेगा, तो यही पॉजिटिव प्रोनाउन है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अब देखते हैं कि जो आवर्स है वो क्या है, ये नहीं होगा, यहाँ पे आवर हो जाएगा। तो आवर लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही होगा क्योंकि नाउन है यहाँ पे, तो नाउन के पहले नहीं प्रयोग होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, रूल बस देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट में के रूप में होता है, यानी कि अगर पॉजिटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है उसके सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, सेंटेंस का कोई अगर वर्ब हो गया तो उसका जो सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होगा, तो पॉजिटिव प्रोनाउन का। जैसे योर्स इज न्यू कार, योर कार इज ए न्यू कार। ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ पे। तो ये आप एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट रूल क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। अगर सब्जेक्ट के रूप की बात करें तो पॉजिटिव प्रोनाउन का होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ही हैज़ लॉस्ट, तो यहाँ पे हैज़ लॉस्ट ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। माई बुक्स एज वेल एज योर्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जो माई बुक्स है इसके बदले किया गया है ऑब्जेक्ट के रूप में। चौथा रूल है पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है तो अगर सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन हो तो उसके ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हर्ष है, ठीक है, हर्ष यूज किया गया, माइन यूज किया गया, ये सब क्या हो गया, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज हुए हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइड, फेवर के साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग गलत है। इन सब के साथ अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, छठा रूल क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन में एस से पहले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। अगर जो भी पॉजिटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे हम यहाँ पे चाहेंगे योर्स लिखे, अगर योर के साथ अगर एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सातवां है जिरॉन्ड के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जो भी जिरॉन्ड है, जिरॉन्ड के पहले क्या किया जाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब देखते हैं यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं।
गाइज इसका हम आगे करेंगे, ठीक है। एक और सेशन बना देंगे प्रोनाउन का, क्योंकि ये प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट्स है और सबका अगर डिफिनेशन और रूल्स पढ़ने लगे तो 2 घंटा के ऊपर का लेक्चर हो जाएगा। तो आराम से हम कल इसको कवर करेंगे यहाँ, ठीक है। आप बस यहाँ तक आप सब कुछ ढंग से तैयार करके आइएगा, कल इसके आगे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।